नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिसरप्शंस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे चाइना ने इंडिया को बेवकूफ़ बनाया है। चाइना को जहां प्रॉब्लम थी वहां पे उसने इशू को रिजॉल्व कर लिया, और जहां पे वो एडवांटेज था वहां पे वो एडवांटेज पे ही रहा। उसने इंडिया के लिए कुछ भी, आप कह सकते हो कि, गिव अप नहीं किया है। तो इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल एक प्रकार का रिवीजन होगा कि अप्रैल 2020 से लेके अब तक क्या हुआ है, और किस प्रकार से जो नॉर्दर्न बैंक पे डिसंगेजमेंट हुआ था वो प्रोसेस इंडिया के लिए उतना यूज़फुल नहीं रहा जितना यूज़फुल अभी से नज़र आ रहा, जितना यूज़फुल सरकार ने हमें दिखाने की कोशिश की। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स। इस रिस्पेक्ट में देखिए, रोज़ अब्राहम जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। सीनियर रिसर्च फेलो हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, और अमित बसोले साहब ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। इन दोनों लोगों ने वुमेन वर्कर्स के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दी हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स किसने रिलीज किए हैं? सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। बहरहाल आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या इन स्टैटिस्टिक्स को एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सोर्स के साथ स्टैटिस्टिक कोट करते हो, और सोर्स किसी, आप कह लो कि ऑनरेबल सोर्स है, मतलब एक कह सकते हैं एक ऑनरेबल यूनिवर्सिटी या फिर एक ऑनरेबल रिसर्च एजेंसी का सोर्स है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई आप कोट कर सकते हो। सस्टेनेबल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप स्टैटिस्टिक्स को कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है इस आर्टिकल में कई सारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि इस कोविड-19 के पैंडमिक में वुमेन की हालात बहुत ख़राब है व्हेन कंपेयर टू मेल वर्कर्स। ये नहीं बताया गया यहाँ पे कि मेल वर्कर्स के हालात बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप मेल वर्कर्स से वुमेन वर्कर्स को कंपेयर करते हो तो वुमेन वर्कर्स के हालात ज़्यादा ख़राब है। हालात मेल वर्कर्स के भी ख़राब है, उनके भी कोई बेटर नहीं है कोविड में, बट उनसे ज़्यादा वुमेन के ख़राब है। उनसे ज़्यादा वुमेन के कैसे ख़राब है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है, और इस हिसाब से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत क्लियर होकर हमारे सामने आता है। फिर एक और आर्टिकल दिया गया यहाँ पे कि भाई जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे देश में भारत बायोटेक के अलावा, उनको कहीं ना कहीं कोवैक्सीन बनाने का ठेका देना चाहिए। इस रिस्पेक्ट में एक एक्ट की बात की गई है जिसका नाम है पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। सेक्शन 100 ऑफ पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970 क्या बोलता है कि भाई जो केंद्र सरकार है वो किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को देश के अंदर बोल सकती है कि आप ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करो। इनफैक्ट ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो वेवर है, जिसको आप कंपलसरी लाइसेंसिंग बोलते हो कि भाई देश में इमरजेंसी आ गई और वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ट्रिप्स का वॉयलेशन करके भी कंपलसरी लाइसेंसिंग देना, ये बेसिकली सरकार कर सकती है अंदर पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। इस रिस्पेक्ट में सरकार कुछ कर नहीं रही है, इसकी यहाँ पे बातचीत करी गई, और सरकार को क्या करना चाहिए ये भी कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के ऑथर ने बताया। और नेक्स्ट बात करेंगे आर्टलेस एंड हार्टलेस। तो इस आर्टलेस एंड हार्टलेस में बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बुराइयां की गई हैं। इस पैंडेमिक के बीच में केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बहुत प्रोग्रेसिवली परस्यू कर रही है। हालांकि फरवरी या कह लीजिए मार्च के समय से जब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए हैं ना, उसके बाद से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के पास किसी को जाना अलाउड नहीं है, किसी को फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में इस कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम है, इस कंस्ट्रक्शन को क्यों कन्वीनियंटली छोड़ देना चाहिए। और कुछ बहुत हेरिटेज इंडिया बिल्डिंग्स हैं इंडिया की, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नेशनल आर्काइव्स एनेक्स, इन सबको तोड़ के नई बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में ऑलरेडी जो सामान वहाँ पे रखा हुआ है हेरिटेज सामान, उसकी रीशिफ्टिंग को लेके, उसके रीलोकेशन को लेके भी एक बड़ा मुद्दा उठता है यहाँ पे। तो इस रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बात की गई, इसको देखेंगे। तो ये 4 मेन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड पेज पे चले जाइए तो केरला ह्यूमेन लॉकडाउन, केरला में लॉकडाउन के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। हालांकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ लो इसको। एक आर्टिकल भाई हमेशा जर्नलिज्म से रिलेटेड आता है, इसको मैं छोड़ता हूँ। एक जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है रीस्ट्रक्चरिंग द ट्राइब्यूनल सिस्टम, इसके रिस्पेक्ट में मैं एक अलग से वीडियो में बात करूंगा। सरकार ने रिलीज किया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, और उस रिस्पेक्ट में ट्राइब्यूनल्स की बहुत सारी ताकतों के ऊपर सरकार का कब्जा है। अभी इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ये पूरा इशू मैं सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में जो 4 आर्टिकल्स मैंने शुरू में बताए वही डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की, सतीश चंद्र मीडिया हिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। अपने
डाउट्स भेज सकते हो, मैं शॉर्ट्स के थ्रू जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब ये जो पहला आर्टिकल है ना, इसको बस कहानी की तरह सुनो। चाइना इंडिया के जो टाइज हैं वो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं है। लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल से इनफैक्ट ज़्यादा ही हो चुका है जब पहली बार ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो लद्दाख में लड़ रहे हैं। तो अक्सर कर ये जो चाइना के ट्रूप्स थे इनग्रेसिंग करते थे। तो शुरू में तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोल दिया कि रूटीन इवेंट है। बाद में पता चला कि भाई कोई रूटीन इवेंट नहीं है, सच में पीएलए सोल्जर्स अंदर घुस आए हैं। और पूरे देश के सामने तब सच नहीं छुप पाया जब गलवन वैली में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मिड जून का बात है ये, पिछले 2020 की। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये जो क्राइसिस थी वो साइमल्टेनियसली 7 जगहों पे हो रही थी। देपसान प्लिंग्स में, गलवन वैली में, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो में, कैलाश रेंज में और डेमचोक में। इन सब के जो मैप में लोकेशन से मैं कई बार पहले आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए गलवन वैली का जो इंसिडेंट हुआ, गलवन वैली एक्चुअली में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये बात चाइना को पता थी कि इंडिया गलवन वैली के ऊपर सीधे सीधे लड़ाई कर देगा, चाहे कितनी भी खून बह जाए। तो चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके गलवन वैली में पीछे चला गया। हालांकि बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट का ये बोलना था कि गलवन वैली में भी हमने कुछ ज़मीन खोई है, बट चलिए उस बात को अभी के लिए छोड़ देते। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंज की जो हाइट्स थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया एंड अगस्त में, खासकर जो काला टॉप की पहाड़ियाँ थी। और इसके रिस्पेक्ट में इंडिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा एडवांटेज में आ गया। चाइना ने बहुत धमकी की, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, पीछे हटे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये सब हमारी आर्मी कर रही थी, सरकार नहीं कर रही थी। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पे आर्मी ही लड़ती है। अब इस रिस्पेक्ट में आप देखिए कि फरवरी 2021 में हमारी सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि भाई इंडिया और चाइना ने एग्री किया है कि हम लोग डिसंगेज कर जाएंगे फ्रॉम द नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो। और डिसंगेजमेंट शुरू हो गया। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया और हमारी आर्मी के सीनियर कमांडर्स ने भी बोला कि जब पैंगोंग लेक इलाके का डिसंगेजमेंट हो जाएगा उसके 48 घंटे के अंदर दूसरे इलाकों का भी डिसंगेजमेंट हो जाएगा। लेकिन फरवरी 2021 से अब तक 3 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और बाकी इलाकों का कोई डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। बाकी इलाकों में जैसे पीएलए की आर्मी इनग्रेस करके बैठी थी, जैसे उन्होंने हमारी आर्मी के पेट्रोल रोक रखे थे, आज भी रोक रखे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की प्रायोरिटी पे केवल नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो था। नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो में कुछ मीटर दूर ही इंडिया चाइना की आर्मी खड़ी हुई थी और वहाँ पे कहीं ना कहीं काला टॉप और कैलाश रेंज की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के इंडिया ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वाली पोजीशन में अपने आप को बैठा लिया था। तो वहाँ पे चाइना थोड़ा नर्वस हो रहा था, इसलिए चाइना वहाँ पे किसी भी तरीके से डिसंगेज करके थोड़ा खुद भी पीछे चला गया, थोड़ा इंडिया को भी पीछे कर दिया। लेकिन अभी भी पैंगोंग सो में फिंगर 8 तक इंडिया पेट्रोलिंग करेगा, इस बात की परमिशन नहीं मिली इंडियन फोर्सेस को। तो पैंगोंग सो पे तो चाइना ने पोजीशन रिजॉल्व करवा ली। लेकिन बाकी जो जगहें हैं जहाँ पे अभी भी आप कह सकते हो स्टैंड ऑफ चल रहा है, फॉर एग्जांपल देपसान प्लिंग्स, यहाँ पे इंडियन पेट्रोल्स को अभी भी चाइना ने ब्लॉक कर रखा है और किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई भी बातचीत शुरू नहीं हो रही है। और ये जो आउटकम था वो एंटायरली अनएक्सपेक्टेड नहीं था। चाइना जैसी कंट्रीज़ के ऊपर वर्बली भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और इस पूरे इश्यू को सॉल्व करने के लिए पीस मील अप्रोच नहीं लेनी थी, कंसोलिडेटेड अप्रोच लेनी थी। पीस मील अप्रोच क्या होगी कि भाई गोगरा का डिसंगेजमेंट आपने अलग देखा, हॉट स्प्रिंग्स का अलग देखा, डेपसांग का आपने अलग देखा, गलवन वैली का आपने अलग देखा, पैंगोंग सो का अलग देखा। यहाँ पे एक्चुअली में जो एंगेजमेंट्स थे उनको साइमल्टेनियसली देखने की ज़रूरत थी। और इस रिस्पेक्ट में हमारी सरकार के पास, हमारी आर्मी के पास केवल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो थी काला टॉप की पहाड़ियाँ, काला रेंज, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के ऊपर जो हमारी आर्मी ने कब्जा करके बैठी थी वो सबसे ज़्यादा नर्वस कर रहा था चाइनीज़ को। और वहीं पे कहीं ना कहीं वो हमारी आर्मी को पुशबैक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बातचीत करके नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो से डिसंगेजमेंट करवा दिया। और हमारी सरकार ने कर भी लिया। रीज़न भी हमारी सरकार को भी लग रहा था कि दोनों आर्मी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास खड़ी हैं, अगर हल्का सा भी छोटा सा इंसिडेंट हो गया तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल बॉर्डर सिचुएशन को क्लोज करने के लिए, इस इशू को क्लोज करने के लिए हमारी प्रेजेंट सरकार ने एक मांडवली सी कर ली। लेकिन चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ निगोसिएशंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भले नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे डिसंगेजमेंट हो गया हो, बाकी जगहों से उन्होंने डिसंगेजमेंट किया ही नहीं है। तो ये जो हमारी प्रेजेंट सरकार का प्रॉमिस था
कि अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटे यानी जो क्राइसिस शुरू हुई है उससे पहले जो सिचुएशन है उसको हम रिस्टोर कर देंगे, ये सरकार अभी के लिए नहीं कर पाई है। फिर इस रिस्पेक्ट में इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है उसमें पीस ट्रैंक्विलिटी की बात की जाए तो एक चीज़ अच्छी है कि जून 2020 के बाद आप फायरिंग के इंसिडेंट्स नहीं देखेंगे। अच्छा, अर्ली सितंबर में थोड़ी बहुत फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से फायरिंग के इंसिडेंट्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैसिव डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी है। न्यू दिल्ली ने बहुत सी इंडियन आर्मी की टुकड़ी को अभी भी लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा है। अब ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इंडिया की चाइना के साथ, ये इसलिए भी ट्रिकी हो जाती है क्योंकि इंडिया में कोविड-19 का कह सकते हैं डिवास्टेशन चल रहा है, मिसमैनेजमेंट तकड़ा है। हमारा जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, बीजिंग की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसके सामने हमारा जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था वो काफ़ी पोटेंशियल अल्टरनेटिव था। शुरुआत में बांग्लादेश जैसी कंट्रीज, मालदीव जैसी कंट्रीज, नेपाल जैसी कंट्रीज इंडिया में बनाई हुई वैक्सीन को खरीद रही थी और बीजिंग में बनाई हुई वैक्सीन को नहीं खरीद रही हैं। इस समय में अगर आप पूरी दुनिया की बात करो दोस्तों, तो दो मेजर वैक्सीन प्रोवाइडर्स हैं, एक इंडिया है, एक चाइना है। टर्की जैसी कंट्रीज हो गई, यूरोप में बहुत सी कंट्रीज हो गई जहाँ पे सिर्फ चाइना की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है, और इंडिया की वैक्सीन भी दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज में जैसे अफ्रीका वगैरह में एडमिनिस्टर की जा रही है। अभी बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज ने शुरू में इंडिया से वैक्सीन ली, लेकिन अब हमारी वैक्सीन देने की जो काबिलियत है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, चूँकि इंडिया के अंदर लोगों को, इंडिया के पास अपने ही नागरिकों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो हम आसपास के देशों को क्या वैक्सीन देंगे। तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को ये समझ में आ गया है कि इंडिया वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने चाइना से वैक्सीन लेना शुरू कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये इंडिया की सॉफ्ट स्टैंडिंग और हार्ड स्टैंडिंग दोनों को कमज़ोर करता है। कोई भी कंट्री क्या इंडिया पे पूरी तरीके से रिलाई हो सकती है? जब इंडिया खुद की वैक्सीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आसपास के कुछ देशों की क्या रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? ये सोच सोच के सारे देश चाइना से वैक्सीन खरीद रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में, इस अपॉर्चुनिटी को सेंस करते हुए चाइना ने जल्दी ही एक सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाई, और ऑब्वियस सी बात है उसमें इंडिया नहीं था पैंडेमिक से डील करने के लिए, क्योंकि चाइना अपनी वैक्सीन को इन देशों को बेचना चाहता है। इस रिस्पेक्ट में इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत से, आप कह सकते हो, पैरामीटर्स पे ख़त्म हो रही है। क्वाड है, क्वाड ने प्लेज किया था कि भैया कोविड-19 की 1 बिलियन डोजेस हम देंगे। अभी इस 1 बिलियन डोजेस में एक साइजेबल अमाउंट ऑफ डोज इंडिया की तरफ से आनी थी, लेकिन इंडिया के पास अपनी ही आबादी को देने के लिए वैक्सीन नहीं बची है, तो वो दूसरों को क्या ही वैक्सीन देंगे। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया ना क्वाड के प्लेज को पूरी तरीके से पूरा कर पा रहा है, ना आसपास की कंट्री को इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था कि हम आपको वैक्सीन देंगे वो इंडिया पूरी तरीके से पूरा कर पा रहा है। फिर गावी की जो कोवैक्स स्कीम है उसके अंदर इंडिया ने जो कमिटमेंट्स किए थे वैक्सीन देने को, कहीं ना कहीं वो भी हम पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सरकार है वो इस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये जो हमारी इमरजेंट पावर वाला जो ऑरा था ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है और जो रिस्पॉन्सिबल पावर है, दूसरों को मदद करने वाली पावर है, ये चीज़ अब बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। रीज़न बीइंग कि इंडिया में लोग मर रहे हैं, इंडिया के खुद के लोगों के पास वैक्सीनेशन के लिए चीज़ें नहीं बची हैं। लगभग 3.4% लोगों को दोनों डोजेस मिली हैं और 10% लोगों को अब तक एक डोज मिली है। इस रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी आबादी इंडिया की अभी भी बची हुई है जो कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं पा पा रही है, और इस रिस्पेक्ट में हम बाहर वैक्सीन कैसे भेजेंगे ये आप समझ ही सकते हो। ओके, तो ये बातें यहाँ पे क्या दिखाती हैं कि इंडिया चाहे भले ही मिलिट्री का फील्ड ना हो, कि कोई और फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन का फील्ड, अभी वैक्सीन के फील्ड में इंडिया की वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी को लेकर आसपास की कंट्री वैक्सीन इंपोर्ट कर रही थी, बट एट द सेम टाइम अब इंडिया के पास वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं, तो तुम क्या एक्सपोर्ट करोगे? अब इस रिस्पेक्ट में जब इंडिया के चाइना के रिलेशंस खराब हुए तो इंडिया को लगा कि टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन से बचा जाए, तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश में बैक एंड ने यूएई ने भी मदद की है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया है, पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है, बैक चैनल टॉक्स। जब जब इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं तब तक रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश की गई है थ्रू बैक चैनल टॉक्स, और यहाँ पे यूएई के थ्रू भी बैक चैनल टॉक्स हुई हैं। बट यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ डोमेस्टिक कंसिडरेशन है, जब तक इंडिया कश्मीर के स्टेटस को रिन्यू नहीं करेगा तब तक हम इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस नहीं कर सकते हैं। और चाइना के साथ ही जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि जो चाइना का पॉलिटिकल सेटअप है दैट इज़ वेरी स्पाइटफुल ऑफ इंडिया, और वो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, कभी भी इंडिया के अगेंस्ट बोल सकते हैं। इस रिस्पेक्ट में कुछ बातें और इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्सेस बाहर निकल रही हैं। एक बार अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्सेस बाहर निकल गई तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बहुत चलने लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान बैक एंड से तालिबान को सपोर्ट देता है।
और अगर पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट एंटी इंडिया है तो अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल करके वो इंडिया के ऊपर और टेररिस्ट अटैक्स कंडक्ट करवा सकते हैं, तो ये चीज़ भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो इस रिस्पेक्ट में ये पाकिस्तान और चाइना जैसे दो इतने डेंजरस प्लेयर्स, ऊपर से अफगानिस्तान के टेररिस्ट नेटवर्क्स को इंडिया के खिलाफ भड़काना, ये सब चीज़ें कंबाइंडली इंडिया पे एक मिलिट्री नाइटमेयर डाल सकती हैं, और इस रिस्पेक्ट में इंडिया को तैयार रहना है। अभी के लिए देखिए तो कोरोना की पैंडेमिक में जो जी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने कंडोलेंसेस के मैसेज भेजे, सिंपैथी के मैसेज भेजे, बट एक्चुअली में कोई सिंपैथी है नहीं। बैक एंड से वो इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, सामने सामने से बोलते हैं हाँ भाई चलो इनकी मदद कर दो। ये ज़रूर है कि जो एक्सपोर्ट्स आते हैं बीजिंग से इंडिया के अंदर वो उन्होंने बंद नहीं किए हैं, सप्लाई चेन्स खिली हुई है, अभी भी हम आराम से बीजिंग से सामान पे सामान खरीदे ही जा रहे हैं, खरीदे ही जा रहे हैं, क्योंकि हम उन पे इस हद तक डिपेंडेंट हैं हर प्रकार की सप्लाईज के लिए, चाहे दवाई का फील्ड हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे ऑटोमोबाइल का फील्ड हो, हर फील्ड में हम चाइना पे इस हद तक डिपेंडेंट है और बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट होने वाले हैं। हमारी इनपुट की जो सप्लाई चेन, हमारी जो रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से आती है, वो चाइना से आती है, और उनको हटा पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में न्यू दिल्ली के सामने जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, और उन्हीं चैलेंजेस को इस आर्टिकल में दिखाया गया जो कि मैंने आपको बताया है। तो ऑन बॉर्डर आप कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर कहीं ना कहीं हम चाइना के सामने डिसएडवांटेज में, चूंकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ चाइना अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा, ऑन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू तो हम डिसएडवांटेज पे हैं ही। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए हम उस पर डिपेंडेंट है ही। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब ये है कि ये जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कार बैटरीज हो गई, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर हम चाइना पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बल्क ड्रग्स के लिए हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट थे, हमारे देश के बहुत सारे स्टार्टअप्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में। एक और पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो एलएसी की क्राइसिस के बाद इंडियन ओशन में हमारी इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी को भी रिपेल करना है। अब हमारे पास पैसे हैं नहीं, चाइनीज नेवी ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड स्टेज पे है और इंडियन नेवी अभी उतनी एडवांस स्टेज पे नहीं है, तो उस पैसे को भी भारत सरकार कैसे मैनेज करेगी ये भी सोचना है। तो चैलेंजेस एक्चुअली में बहुत बड़े हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक ने मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स को बर्बाद किया, ये कोई नई बात नहीं। पॉवर्टी बढ़ी है, मैसिव डिसरप्शन हुआ है लेबर मार्केट का इंडिया में, और वुमेन वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है। अब इस रिस्पेक्ट में हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। 2020 से पहले जो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप था वो बहुत ज़्यादा था। आप कह सकते हो जितनी वर्किंग एज वुमेन थी उसकी केवल 18% एम्प्लॉयड थी, और जितने वर्किंग एज के मेन थे उनके 75% एम्प्लॉयड थे। ये स्टैटिस्टिक्स थे कोरोना से पहले, 2020 से पहले। रीजंस क्या थे, तो भाई वुमेन्स के लिए गुड जॉब्स नहीं है, सोशल नॉर्म्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं, तो वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर पे रह के काम करें, हस्बैंड का ध्यान रखें, उनके ऊपर घर का काम लादा जाता है, तो इस रिस्पेक्ट में जॉब हो भी तो भी वो कभी कभी जॉब नहीं कर पाती हैं। एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19। ये रिपोर्ट ये बताती है कि ऑलरेडी जो वुमेन की सिचुएशन कोरोना के पैंडेमिक से पहले खराब थी वो और ज़्यादा खराब हो गई है, और इस रिस्पेक्ट में जो नेशन वाइड लॉकडाउन है इसने वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट किया है मेन से ज़्यादा। जो डाटा दिया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, वो बताता है कि 61% ऑफ द मेल वर्कर्स वर अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, while 19% of the women experience this kind of security। मतलब कि जब ये लॉकडाउन लगा तो ओवरऑल जितने भी मेल वर्कर्स काम कर रहे थे, मान लीजिए 100 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इसमें से 61% पे इफेक्ट नहीं पड़ा, समझ गए। लेकिन अगर 100 वुमेन काम कर रही हैं तो उसमें से 19% पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो समझिए 100 मेन काम कर रहे हैं तो 61% पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 39% पे इफेक्ट पड़ा, यानी ओनली 31% ऑफ द मेन इज अफेक्टेड बाय लॉकडाउन, लेकिन 81% ऑफ द वुमेन इज अफेक्टेड बाय लॉकडाउन। वो वुमेन जो काम कर रही हैं, तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में वुमेन कम है, और उसमें भी भाई कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। उसका अगला स्टैटिस्टिक्स क्या है, इवन बाय द एंड ऑफ द ईयर 47% of the employed women who had lost jobs during the lockdown had not returned to work. The equivalent number of men was only 7%। क्या बोला जा रहा है कि भाई जब लॉकडाउन लगा और जितनी लेडीज़ की जान गई, मान लीजिए लॉकडाउन लगने के बाद 100 लेडीज़ की जान गई,
तो लॉकडाउन के बाद केवल 47 वर्क पे का मतलब वापस आई हैं। ओके, और अगर आप देखो तो 47% वर्क पे वापस नहीं आई है। ठीक है, तो अगर लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद 100 औरतों की जॉब गई तो उसमें से 47 काम पे वापस नहीं आई, केवल 53 काम पे वापस आई। और अगर लॉकडाउन लगने के बाद 100 आदमियों की जान गई तो उसमें से केवल 7% काम पे वापस नहीं आए, 93% काम पे वापस आए। तो जिनकी नौकरी चली भी गई मेन और वुमेन की, उसमें से 93% मेन वापस आ गए काम पे, 7% नहीं आए। और 100 वुमेन्स की नौकरी गई है तो इसमें से 47% काम पे वापस नहीं आई, केवल 53% वापस आई। तो यहाँ पे भी वुमेन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे है। ओके, फिर आप देखिए अगला स्टैटिस्टिक क्या दिया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है कि men who did lose work were able to regain it even if it was at the cost of increased precarity और lower earnings। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जिन आदमियों की नौकरी चली गई उन्होंने फिर भी किसी तरीके से अपनी नौकरी वापस ले ली, भले थोड़ी कम सैलरी पे और ख़राब वर्किंग कंडीशंस पे वापस ली, क्योंकि उनके पास फॉल बैक एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स थे। फॉल बैक एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई चलो मान लो खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो किसी दूसरे के खेत में जाके हल जोत दिया तो कुछ पैसे मिल गए। मतलब एक रिजर्व एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस नहीं चला तो वापस जिस बैंक में जाके काम करते थे वहां पे 10,000 की नौकरी करने लगे। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं फॉल बैक एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट। ओके, मनरेगा के अंदर काम नहीं मिला तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग गए जाके। तो आप ये देखोगे कि जो 33% ऑफ द फॉर्मल सैलरीड मेन थे उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पकड़ लिया। अब आप बोलोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रकार का होता है। आपने दुकान खोल रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपने पानी के बतासे का ठेला खोल रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। छोटी सी आपकी वड़ा पाव की दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप डेली वेज लेबरर्स हो, ठीक है ना, तो भी किसी ना किसी प्रकार का उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला गया, लेकिन यहाँ पे डेली वेज की कैटेगरी को अलग बताया गया। 33% को फॉर्मल सैलरीड मैन जो थे, मतलब 33% ऑफ द फॉर्मल सैलरीड मैन जो थे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चले गए और 9% चले गए डेली वेज वर्क में, लेट 2019 और लेट 2020 के बीच में। वुमेन के पास यहाँ थोड़े कम ऑप्शंस हैं। आप देखोगे कि केवल 4% ऑफ फॉर्मल सैलरीड वुमेन कहाँ गई हैं आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और केवल 3% ऑफ फॉर्मल सैलरीड वुमेन कहाँ गई हैं डेली वेज वर्क में। तो यहाँ पे आपको चेंज नजर आ रहा है। फॉर्मल सैलरीड मेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, डेली वेज में कंपेरेटिवली कम जा रहे हैं। लेकिन वुमेन जो है फॉर्मल सैलरीड वाली, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रही हैं 4% और डेली वेज में जा रही हैं 3%, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही जा रही हैं। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो जो वुमेन है वो मेन के कंपैरिजन पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे है। फिर एक और स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, नियरली हाफ ऑफ द वुमेन वर्कर्स irrespective of whether they were salaried, casual or self-employed withdrew from the workforce as compared to only 11% of the men। वो वुमेन चाहे वो सैलरीड हो, चाहे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, लगभग आधी वुमेन आप कह सकते हो कि वर्कफोर्स से बाहर निकल गई यहाँ पे, लेकिन मेन केवल 11% आपके वर्कफोर्स से बाहर निकले। फिर उसके बाद और क्या बातें बताई गई हैं। फिर वर्कफोर्स में जो नई वुमेन्स एंट्री मार रही हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जो मेन के रिस्पेक्ट में ऑप्शन है वो कम है। जो नई वुमेन वर्कफोर्स में एंट्री मार रही हैं वो ज़्यादातर डेली वेज वर्कर्स में जा रही हैं। मेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा काम मिल रहा है, वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कम मिल रहा है, डेली वेज वर्कर्स में ज़्यादा काम मिल रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं वुमेन यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेन के रिस्पेक्ट में डिसएडवांटेज पे है। फिर अब ये डेली वर्ज वर्क वाला काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से खराब क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें पैसे कम मिलते हैं। जो डेली वेज वर्क है दिस इज फार लेस रिम्यूनरेटिव देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन एन एवरेज। अगर सितंबर से अक्टूबर 2020 की बात की जाए तो प्रति महीना एक डेली वेज वर्कर एक महीने में कमा सकता है 7,965 रुपये, 7,965 रुपीज़। लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कमा सकता है लगभग 12,955 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एक डेली वेज वर्कर से बहुत ज़्यादा कमा सकता है। और ऑब्वियस ही बात है किसकी भी एक जॉब का अच्छा या बुरा होना में पैसा एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। फिर आप यहाँ पे देखो आगे क्या बताई जा रही है। वुमेन टेंडेड टू लूज वर्क डिस्प्रोपोर्शनेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री इन विच दे वर एम्प्लॉयड। कहने मतलब यह है कि किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो वुमेन, कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेटली विद कंपेयर टू मेन उनकी नौकरियां ज़्यादा जा रही हैं, उनको तनख्वाहें कम मिल रही हैं। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करिए तो भाई जितना
परसेंट आप कह सकते हो, या कह लीजिए जितनी वुमेन ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, उतना तो उनका कह सकते हो जो परसेंटेज है एजुकेशन के सेक्टर के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट का, उससे 3 गुना है। मैं समझाता हूँ। मान लीजिए टोटल एजुकेशन के फील्ड में 100 वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें से 20 वुमेन है, तो 20% आप कह सकते हो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एजुकेशन की फील्ड में। लेकिन जब नौकरियां गई एजुकेशन की फील्ड में, तो अगर 100 नौकरियां गई तो उसमें से 70 तो वुमेन थी। तो जब नौकरियां जा रही हैं उसमें 70% वुमेन की नौकरियां जा रही है, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में है 20% वुमेन। तो ओवरऑल 20% ही वुमेन है एजुकेशन के फील्ड में, और जब नौकरियां अगर 100 जा रही हैं तो 70 वुमेन्स की नौकरी जा रही है। मतलब जॉब लॉस में एब्सोल्यूट नंबर्स में 70% वुमेन नुकसान पे। उसी प्रकार से हेल्थ के फील्ड में 100 वर्कर्स में से 40 वुमेन है, तो टोटल हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली वुमेन कितनी है? 40%। ओके, लेकिन जब नौकरियां गई 100 लोगों की इस हेल्थ सेक्टर में, तो उसमें से 80 वुमेन है। तो जब नौकरी जाने की बात आई तो 80% वुमेन ने अपनी जॉब लूज की। तो इस रिस्पेक्ट में भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि हैविली वुमेन डिसएडवांटेज में। फिर जब लॉकडाउन लगा, सब लोग अपने घर में बंद हो गए, तो उसके बाद वुमेन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भाई तुम घर संभालो। इंक्रीज्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी गई। और इस रिस्पेक्ट में भी देखोगे कि जो मैरिड वुमेन है वो कहीं ना कहीं वापस नहीं लौट पाई काम में। इसके बाद एक सर्वे कराया गया है, इंडिया वर्किंग सर्वे 2020, फाउंड दैट अमंग एम्प्लॉयड मेन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन पेड वर्क रिमेन मोर और लेस अनचेंज्ड आफ्टर द पैंडेमिक, बट फॉर वुमेन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन डोमेस्टिक वर्क इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। कहने मतलब क्या है कि भाई इंडियन वर्किंग सर्वे 2020 ने ये बोला है कि लॉकडाउन लगने के बाद भी जो मेन पेड अमाउंट ऑफ वर्क काम करते थे वो तो नहीं रहा है। नौकरियां चली गई, बट जिनकी नौकरियां थी, भले वो घर पे बैठ के काम कर रहे थे, तो उनका जो पेड आवर्स ऑफ वर्क थे वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन वुमेन के पेड आवर्स ऑफ वर्क चेंज हो गए। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि वुमेन को पेड आवर ऑफ वर्क कम करने पड़ गए, क्योंकि उनकी पहली बात तो नौकरी चली गई। जिनको वर्क फ्रॉम होम था उनका तो चलो ठीक था, बट जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं था उनके हालात बहुत खराब थे। जिनको नौकरी छोड़ के घर बैठना पड़ा वो वापस नौकरी में जा नहीं पाए, और घर में काम ज़्यादा करना पड़ गया तो हाउस होल्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ गया। फरवरी मार्च का डाटा ये बताता है कि 10 से 20% ऑफ वुमेन 2 से 4 घंटे दिन में दे रही थी किसको? घर के वर्क को। मतलब फरवरी मार्च 2020 की क्या बात की जा रही है कि 10 to 20% ऑफ वुमेन दिन में घर में 2 से 4 घंटे का काम करती थी। और ये डाटा सितंबर 2020 तक क्या बोलता है कि 50% ऑफ द वुमेन वर डूइंग 2 to 4 आवर्स ऑफ हाउस होल्ड वर्क। मतलब परसेंटेज ऑफ वुमेन जो कि एक दिन में 2 से 4 घंटे का हाउस होल्ड का वर्क कर रही हैं, वो 10-20% से बढ़ के कहाँ पहुंच चुका है? 50% से पहुंच चुका है। मतलब हालात सच में खराब है। और इस रिस्पेक्ट में वुमेन का जो पेड वर्क है वो डिसप्रपोर्शनेटली कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, मैन एडवांटेज में है और वुमेन बहुत हैवी डिसएडवांटेज में है। इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि कुछ मेजर्स की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? तो एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा। सबसे पहली बात तो मनरेगा को एक्सपेंड करिए, और हो सके तो उसमें वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एन अर्बन गारंटी प्रोग्राम टारगेटेड टू वुमेन एज सून एज द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाना चाहिए, जहाँ पे स्पेसिफिक कोटा होना चाहिए कि भाई हाँ भाई वुमेन को इतनी मदद मिलेगी, वुमेन को इतनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सच में वुमेन को हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये जो सीवियर फॉर्म ऑफ लॉकडाउन हटता है, एक अर्बन गारंटी प्रोग्राम लाइए, और वहाँ पे आप उस प्रोग्राम को स्पेसिफिकली वुमेन की तरफ भी टारगेट करिए कि वुमेन को भी नौकरियाँ मिलें। फिर क्या बोला गया? वी फर्दर प्रपोज coordinated efforts by states to facilitate employment of women, while also addressing immediate needs through the setting up of community kitchen, prioritizing the opening of schools, आंगनवाड़ी centers and engagement with self help groups। क्या बताया जा रहा कि भैया स्टेट यानी कि सरकारें एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन को फैसिलिटेट करें, और उसके साथ साथ वो एक काम करें कि वो कम्युनिटी किचन खोलें, ठीक है ना, स्कूल को खोलें, आंगनवाड़ी सेंटर्स को खोलें। तो ये जो कम्युनिटी किचन्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, आंगनवाड़ी ग्रुप्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर वुमेन ही इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें जो थोड़ी बहुत भी उनको नॉमिनल सैलरी मिलती है उससे भी उनको काफ़ी मदद हो जाती है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट को बनाने का जो काम होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वुमेन का मोबिलाइजेशन करना, आंगनवाड़ी सेंटर्स को खोलना, कम्युनिटी किचन्स को चलाना, इन सब चीज़ों को करके कहीं ना कहीं वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। फिर वुमेन्स को कोविड-19 हार्डशिप अलाउंस दिया जा सकता है, खासकर उन वुमेन्स को जो कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, आशा हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो हमारे देश में लगभग 25 लाख आप कह सकते हो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और ये वुमेन है। तो इनको अगर आप 5,000 रुपये प्रति महीने का
हार्डशिप अलायंस देते हो 6 महीने तक, कोविड हार्डशिप अलायंस, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत मदद हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोरोना के समय पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं पैसे मिलने चाहिए, बट मिलते नहीं है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है। फिर आप देखेंगे तो ये सब अगर आप कर भी दोगे तो वो इनफ नहीं है, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो अभी के लिए काम कर रही है, इट शुड सिस्टमैटिकली एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स अराउंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स। वुमेन वर्कफोर्स को सच में वर्कफोर्स में आने में जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को क्रेडिबल ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। इसमें वर्क की अवेलेबिलिटी तो ढूंढनी है, साथ साथ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके देश में लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आनी है कि जो हाउस होल्ड वाला काम है केवल वुमेन का नहीं है, कहीं ना कहीं आदमियों को भी काम करना चाहिए, बाकी घर वालों को काम करना चाहिए। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एडिकेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ पे, वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। इस पैंडमिक के समय पे एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर बोझ डाल के आप उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दो, उसको भी आगे बढ़ने का मौका दो। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, तो एक यही सब बातें बोली गई कि बोल्ड यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम की ज़रूरत है जो अभी के सोशल सेक्टर की वैकेंसीज को भर सके। हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड और एल्डरली केयर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बनाए, कम्युनिटी सेंटर्स खोले, आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले। इन आशा एक्टिविस्ट को कुछ पैसा दिया जा सकता है, 5,000 रुपये प्रति महीना। इन सब चीज़ों को आप करते हो, साथ साथ लोगों को अवेयर करके इन वुमेन के ऊपर से आप डोमेस्टिक वर्क का बर्डन हटाते हो, तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि इससे वुमेन के हालात में इम्प्रूवमेंट आएगा, और इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग ऑल ऑप्शंस इनेबलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन इज अ नेसेसरी स्टेप। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉल दी जा रही कि जो कोवैक्सीन नाम की दवाई है, इसको भारत बायोटेक नहीं बनाए, बाकी प्रोड्यूसर्स भी बनाए। सेकेंड, कोविड-19 की वेव आई है, कंट्री में हालत ख़राब है। एक ही तरीका बचा है कंट्री को बचाने का, वो है यूनिवर्सल और स्विफ्ट वैक्सीनेशन, क्योंकि बाकी तरीके कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। 3% टोटल आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है दोनों डोजेस से, और 10.4% आबादी को एक डोज मिल चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं वैक्सीनेट करना पड़ेगा ओवरऑल इम्यूनिटी पाने के लिए SARS-CoV-2 के अगेंस्ट पे और उसके दूसरे वेरिएंट्स के अगेंस्ट पे। अभी तो पुराने वेरिएंट की दवाइयाँ हैं, ये नए वेरिएंट के ऊपर दवाइयाँ किस हद तक चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, ये तो देखिए समय ही बताएगा। अब इस रिस्पेक्ट में बहुत सारे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो दो वैक्सीन हैं, इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। ये अलग बात है कि रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक 5 भी बिकने लगी है, 950 रुपये की वैक्सीन बिक रही है, अब तक की देश की सबसे महंगी वैक्सीन है ये। बट महंगे से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता है वो जाके वैक्सीन लगवा ले, चीज़ें सही हो जाएंगी। हालांकि स्पुतनिक में थोड़ा अभी उतना क्लैरिटी नहीं है कि वैक्सीन किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी इंडियन क्राउड में, तो थोड़ा बहुत आने वाले समय में पता चल जाएगा। तब इस रिस्पेक्ट में देश के बहुत से हिस्सों में ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेटिंग हो रही है 18 से 44 साल के एज ग्रुप में, उसके रिस्पेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वैक्सीन की भाई पड़ रही है कमी। यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों को सरकार की तरफ से मदद मिली है, और उन्होंने बोला है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अभी तक हमारी डिपेंडेंस केवल इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर अक्टूबर 2020 में ही टिप्स एग्रीमेंट का वेवर मांगा है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने अलग से कुछ नहीं किया है। देखिए, आप इंटरनेशनल प्रेशर बना रहे हो ट्रिप्स एग्रीमेंट का वेवर पाने के लिए, सही बात है, लेकिन हमारी भारत सरकार के पास अपने स्टैट्यूटरी रिजीम के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि वाइडर अवेलेबिलिटी हो सकती है वैक्सीन की। वो ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप बात करो पेटेंट एक्ट 1970 की, तो कहीं ना कहीं पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 100 देख लीजिए, सेक्शन 92 देख लीजिए। खासकर ये जो सेक्शन 92 है पेटेंट्स एक्ट 1970 का, वो केंद्र सरकार को ये ताकत देता है कि केंद्र सरकार कंपलसरी लाइसेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है? तो मान लीजिए फाइजर जैसी वैक्सीन है, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन है, अब ये बहुत ज़्यादा दामों पे इंडियन मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी नेशनल इमरजेंसी है तो उस केस में इन फाइजर और मॉडर्ना के जो जेनरिक वर्जन्स हैं वो हमारे देश के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स बना सकते हैं और देश में बेच सकते हैं कम दाम पे। तो हमारी भारत सरकार ये बोल रही है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट पे जो भारत ऑफिशियल स्टैंस ले रहा है वो क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रिप्स एग्रीमेंट का वेवर ओवरऑल पूरी दुनिया में मिले।
लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे अपने दम पे वेवर दे देता है कंपलसरी लाइसेंसिंग को इस्तेमाल करके, तो इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं बैकलैश आएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन इस रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इंडिया में एक एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है, और इस एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन में बाकी दुनिया क्या सोच रही है इसको छोड़ते हुए आप कंपलसरी लाइसेंसिंग के रिजाइम को इन्वोक करिए, और दुनिया भर में जो कोरोना की दवाइयां बन रही हैं उनको सस्ते में बना के उनका जेनरिक वर्जन बना के बांटिए, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये जो सेक्शन 100 है आपका पेटेंट एक्ट 1970 का, ये क्या बताता है? ये सेंटर को ये ताकत देता है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज मैन्युफैक्चर कर सकती हैं वैक्सीन को। तो चूंकि जो भारत बायोटेक वाली वैक्सीन है, इसमें जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो टेक्नोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा बनाई गई है। तो चूंकि ये दोनों एजेंसीज गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो ये दवाई को बनाने का जो कंपोजिशन है, कोवैक्सीन को बनाने का जो कंपोजिशन है, वो दूसरे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी ये जो भारत बायोटेक है वो दो सेंट्रल पीएसयूज, एक है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और बिबकॉल, इनके साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट कर रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि भारत बायोटेक के साथ ये दो कंपनीज भी जल्दी ही कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने लगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत बायोटेक वाली इस वैक्सीन में ज़्यादातर इनपुट्स हमारी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने दी हैं। रही बात बाकी वैक्सीन की, जैसे कोविशील्ड जैसी वैक्सीन हो गई, फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, स्पुतनिक हो गई, इनके लिए पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग का रिजाइम ला सकती है सरकार, जिसके थ्रू कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रावधानों को इस्तेमाल करते हुए सरकार ये बोल सकती है कि देश में इमरजेंसी की हालत है, जो सच में है, और उस रिस्पेक्ट में इन कंपनीज की डोजेस के जेनरिक वर्जन्स बनाए जाएंगे और सस्ते में भारत के लोगों को बेचे जाएंगे, ताकि भारत के लोग अपनी हेल्थ को बचा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइजर और मॉडर्ना की कमाई बंद हो जाएगी, उनकी कमाई चालू रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो अभी के लिए अगर फाइजर मॉडर्ना की एक डोज 1200 की मिलेगी, स्पुतनिक की एक डोज 950 की है, तो जेनरिक वर्जन बनाने के बाद वो 100 रुपये या 50 रुपये की मिलने लगेगी, और हमारे देश के ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, हम अपने इम्यूनेशन ड्राइव को पूरा कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को एक गुडविल चाहिए। दुनिया भर में सरकार ट्रेड इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बुलाना चाहती है। हमारी सरकार किस हद तक इंटरनेशनल प्रेशर को रिपेल कर सकती है, किस हद तक यूएसए और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के प्रेशर को रिपेल कर सकती है, हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी के लिए ऐसा लग नहीं रहा कि पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग की परमिशन देगी। हमारी सरकार ये चाह रही है कि पूरी दुनिया में बातचीत होकर इस ट्रिप्स एग्रीमेंट का वेवर मिल जाए, और बातचीत के ऊपर बात शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इसमें 2 3 4 6 महीने बीत सकते हैं, और 6 महीने में तो पेंडेमिक के चलते जाने कितने लाख लोग इंडिया में और मर जाएंगे। इसलिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है और पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग देनी चाहिए हमारी भारत सरकार को, लेकिन लग नहीं रहा कि वो भारत सरकार देने में विलिंग है। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। अब चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टलेस एंड हार्टलेस। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। देखिए, बहुत लंबे समय से जो हमारी केंद्र सरकार है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी पे लेके चल रही है, लेकिन इस समय पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी पे लेना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस प्रोजेक्ट में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नए घर बनाए जाएंगे, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, नए ऑफिस बनाए जाएंगे केंद्र सरकार के लिए। पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बनाना ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग ऑफिस को रिन्यू करना ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि जो आर्किटेक्चर और टाइमलाइन सेटअप की गई है इसको बनाने की, ये फालतू का ऑब्सेशन दिखाती हैं ग्रैंड्योर के साथ। एक बहुत बड़ा रॉयल बिल्डिंग बनाना, मतलब इंडिया की शाही आप कह सकते हो अंदाज को दिखाती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस बिल्डिंग को आप बनाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जिस समय पे आप इस बिल्डिंग को बना रहे हो उस समय बहुत गड़बड़ है। देश में पैंडेमिक फैल रहा है और उसके चलते र्यूं से हर तरफ तबाही मची हुई है, और उस तबाही के बीच में आप 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाओ, ये बेसिकली आप कह सकते हो गवर्नमेंट के डिसरिगार्ड को दिखाता है पब्लिक गुड के लिए। कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है पब्लिक गुड की तरफ, इस बात को ये चीज़ दिखा रही है। सरकार का जो टारगेट है कि किसी भी हाल में 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, कहीं ना कहीं गलत चीज़ दिखाता है। कहीं ना कहीं इसमें आप देखो कि पैंडेमिक में खर्चा करने की ज़रूरत है, पैसा डालने की ज़रूरत है, और यहाँ पे सरकार 20,000 करोड़ रुपए लगा के बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिरा के नई बिल्डिंग्स खड़ी करने की बात कर रहा है। तो पैंडेमिक के बीच में आप ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ही, उसके साथ कुछ और इश्यूज भी हैं। पिछले हफ्ते 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, क्यूरेटर्स, म्यूजियम प्रोफेशनल्स ने एक बहुत कंसर्निंग चीज़ पे ध्यान लेके आए।
इस पर्टिकुलर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बिल्डिंग गिराई जाएंगी, और वो कौन कौन सी हैं? एक है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, एक है इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट्स फॉर द सेंटर IGNCA, नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, एक है नेशनल आर्काइव्स एनेक्स। ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं इंडिया की। इन बिल्डिंग्स के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स, जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो बहुत पुरानी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप इन नई बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके मतलब इन पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाते हो, तो पहली बात तो जो हेरिटेज वाली बिल्डिंग है वो तो देखिए चली जाएगी। उसके बाद इनके अंदर का जो सामान है, इनके ट्रेजर्स को रिलोकेट करना, खासकर नेशनल म्यूजियम के ट्रेजर्स को रिलोकेट करना, नेशनल आर्काइव के आर्काइवल रिकॉर्ड्स को। नेशनल आर्काइव में क्या क्या रखा हुआ, ब्रिटिश सरकार ने हम पे जितना राज किया उनके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आज तक इंडिया में जितना एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी नेशनल आर्काइव्स में। मैन्युस्क्रिप्ट्स होल्डिंग्स रखी हुई हैं IGNCA में। इन सबको रीलोकेट करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। पैंडेमिक नहीं चल रहा होता तो भी एक मुश्किल टास्क है, पैंडेमिक में तो और मुश्किल टास्क है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें डिटेल प्लानिंग एक्सपर्टीज की जरूरत है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बहुत सी चीजें यहाँ पे खो सकती हैं, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय हमारी सरकार यहाँ कहीं ना कहीं जल्दी पे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत तेजी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, और प्रॉपर तरीके से पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। हालांकि एक बात तो हमारी सरकार की भी सही है कि इंडिया में जरूरत से ज़्यादा पब्लिक कंसल्टेशन होता है और उस कंसल्टेशन के चलते चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। बट इस समय पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी इतनी तेज़ से इंप्लीमेंट कर देना सही नहीं है। दुनिया भर के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है ना इस प्रकार के, वो उनसे डिस्कस करके कैसे इनके ट्रेजर्स को रिलोकेट करना है, इसके ऊपर एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ ओपेक मैनर में हो रहा है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हो रहा है। नेशनल म्यूजियम में तो कितना सामान रखा है इसकी प्रॉपर इन्वेंट्री तक नहीं है। तो ओवरऑल रिलोकेशन के प्रोसेस के समय पे लॉस, मिस हैंडलिंग और चोरी भी यहाँ पे हो सकती है। और इसीलिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का ये जो इतनी जल्दी में किया जा रहा है ना, बिना किसी पब्लिक स्क्रूटनी के, ये बहुत गलत है। अभी के लिए सुनने में तो ये आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, वहाँ पे फोटोग्राफी तक अलाउड नहीं है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी फोटो तक कोई नहीं खींच सकता। इस प्रकार के स्ट्रिक्ट नियम कानून बना दिए हैं। तो इस अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस के बीच में, जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों स्फीयर्स में इम्पैक्ट आ रहा है, सरकार अगर इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देती है तो उससे सरकार कुछ हारेगी नहीं। बट इस पैंडमिक के बीच में सरकार इस प्रकार के प्रोजेक्ट को ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करती है, तो ये इस बात को दिखाता है कि सरकार के लिए पब्लिक हेल्थ से ज़्यादा इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट को नहीं दिखाता है। इस सरकार को लोगों के सामने आंसरेबल होना है अगले इलेक्शंस में। लोगों के हाथ में हमेशा एक ताकत है वोट डाल के सरकार को हराने की। अब लोग यहाँ पे कितने जागरूक हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस रिस्पेक्ट में आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड।